आज जब आपने हमको कई सारे इवेंट्स बताए कि इज़राइल में लड़ाई हो रही है या क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर गया, दे आर इम्पोर्टेंट। हुँ, बट आज की तारीख में जो हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कुछ हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है और हो रहा है। ओके। एंड लास्ट पॉइंट एक सॉरी हम आपके क्रूड ऑयल वाले बात कहेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग वाजिब है क्योंकि हम लोग अपना क्रूड ऑयल नहीं है तो हम इंपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करते हैं। सो इसलिए हमको बहुत रिस्क है। आपको जान के ताज्जुब होगा और हमारे व्यूअर्स को भी जान के ताज्जुब होगा कि देयर आर सम लार्ज कंपनीज विच आर ग्रोइंग फास्टर देन स्मॉल कंपनीज। मतलब बड़ी कंपनी है फिर भी कई छोटी कंपनियों से फास्ट ग्रो कर रही हैं। ग्रोथ तो वाइज़। ग्रोथ वाइज तो क्या हो जाता है कि सिर्फ नाम से हम लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, बट वो कंपनीज क्या काम कर रही हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पोर्टफोलियो को एक ऐसे समय में पकड़े हुए हैं जैसे 2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल 2008-9 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब मिड और स्मॉल में ज्यादा गिरावट आई थी देन द लार्ज कैप्स। गिरे राइट। सब थे, बट ये हो जाता है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर हमारे रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है तो हमको चिंता नहीं होती है। सो बिकॉज मेरे एसआईपी चलते रहेंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा और जब मार्केट रिकवर होगा तो हम उसी इक्विटी के बेनिफिट से वो सब रिकवर कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बोला कि हमने एक हॉस्पिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो उसमें यही हुआ कि उन्होंने एक साथ कई नए हॉस्पिटल शुरू कर दिए। अब आप जानते हैं अगर आज मैं हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटल नया बनाना चाहूँ, एक तो ओवरनाइट बनता नहीं है, 3 साल लगेंगे बनाने में। और फिर पहला ग्राहक जब आएगा या पहला जो पेशेंट आएगा उस पेशेंट। पे तो मैं लॉस करूंगा। हुँ, क्यों? क्योंकि वो तो मुझे मेरे पूरे हॉस्पिटल के कॉस्ट रिकवर करने नहीं देगा। आई नीड एटलीस्ट 60 to 65% ऑक्यूपेंसी। म्यूचुअल फंड रूट इज अ मच बेटर रूट बिकॉज देन आई कैन फोकस ऑन माई वर्क। हुँ, कोइंसिडेंटली माई वर्क इज द सेम, बट सपोज आई वॉज इन अनदर इंडस्ट्री, सपोज आई वॉज अ साइंटिस्ट। या अब मैं अपनी साइंस की रिसर्च पे फोकस ना करके 9 बजे से 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट पे फोकस करूंगा तो वो सही बात नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित निगम, हु इज द फंड मैनेजर एट इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। Amit has over 23 years of experience in the Indian equity markets and is serving as the fund manager equity with effect from 3rd September 2020. He was earlier responsible for the PMS equity management function at Invesco Asset Management India Private Limited. In his last assignment before joining Invesco, Amit was working with SL Mutual Fund as head of equities, where he was responsible for the equity funds management function at the firm. In the past, he has also worked with companies like BNP Paribas Investment Partners, BNP Paribas Mutual Funds, SBI Funds Management, and Reliance Industries Limited. Mr. Amit Nigam holds a mechanical engineering degree from Indian Institute of Technology, Roorkee, and a PGDBM from Indian Institute of Management, Indore. Hello, everyone. Welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित निगम, हु इज़ द फंड मैनेजर विद इन्वेस्को म्यूचुअल फंड. Hi Amit and welcome to Mutual Funds Ki Baat. We are very glad to have you on our show. So thank you for giving us your time. थैंक यू Um, नम्रता, द प्लेजर इज म्यूचुअल, थैंक यू। Sure. So Amit, हमने आज आपके लिए बहुत सारे सवाल lined up किए हैं and we are absolutely looking forward to all the answers from you. तो आई थिंक सबसे पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो के ऊपर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. मूडीज एनालिटिक्स का फ्राइडे का प्रोजेक्टेड जो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ था दैट वाज अबाउट 6.1% इन 2024, जो लास्ट ईयर की ग्रोथ से कम था बिकॉज लास्ट ईयर वी क्लॉक्ड इन 7.7%. तो जी हाँ। आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि अभी हम मिडल ईस्ट में भी काफ़ी क्राइसिस देख रहे हैं, वेदर इट्स द ईरान एंड इजराइल क्राइसिस, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस भी बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइस भी बढ़ रहा है. तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी या इंडियन स्टॉक मार्केट पे होगा? एंड डू यू ऑल्सो थिंक इसकी वजह से क्या काफ़ी देशों में अब इन्फ्लेशन पे दोबारा इम्पैक्ट होगा? सो श्योर, प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस. जरूर। सो आई थिंक आपका ये सवाल बहुत बहुत ही उम्दा है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे कि जो आपकी जीडीपी होती है ये कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। अब आप जो एस्टिमेट की बात कर रहे हैं
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी एजेंसी ने 1 साल पहले जो जीडीपी एस्टिमेट रखा था फॉर CY 23, Yeah. वो कम था, एंड अल्टीमेटली वो नंबर जो अपग्रेड होके 7.7, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, That's 7.7 होके आया। तो क्या होता है, जो जीडीपी का एस्टिमेट होता है वो हर रेटिंग एजेंसी का अपना मेथडोलॉजी होता है, एंड जैसे जैसे साल गुजरता है, डेटा पॉइंट्स आते हैं, उसमें बदलाव या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। 2023 एक ऐसा साल था जिसमें अपग्रेड्स आए, सो हमारा जो 6+ परसेंटेज कुछ था, वो 7.7 पे जाके कंप्लीट हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम एक लेवल नीचे जाएं और समझें कि जीडीपी बनता कैसे है, तब हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो अगले साल का 6.1 का अभी शुरुआती एस्टिमेट है, वुड दैट बी अपग्रेडेड या उसमें डाउनग्रेड आएंगे। क्योंकि हमारे लिए इक्विटी मार्केट में ये इंपॉर्टेंट होता है कि बदलाव किस डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्शन पॉजिटिव होता है तो टिपिकली जो इक्विटी मार्केट्स होते हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। सो जब मैं जीडीपी का कॉन्स्ट्रक्ट देखता हूं तो 3 बड़ी चीजों से बनता है जीडीपी। एक होता है कंजम्पशन, मतलब हम और आप जो खाते पीते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो। दूसरा होता है जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एंड तीसरा होता है नेट एक्सपोर्ट्स, जो हम लोग निर्यात करते हैं टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब इन तीनों चीजों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो कंजम्पशन डोमिनेटेड कंट्री है। 65 to 70% जो हमारे देश का जीडीपी है, दैट कम्स फ्रॉम कंजम्पशन। consumption. और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो विदेशी इवेंट्स होते हैं, उनका यहाँ के जीडीपी ग्रोथ पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। एंड उदाहरण के तौर पे हम आपको 2 साल पहले अगर ले जाएं तो रशिया यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके बाद इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक सारे कमोडिटीज में एक उछाल आया था, उसका अल्टीमेटली हमारे जीडीपी पे असर था, बट उतना नहीं था जितना हम लोगों को शुरुआती एस्टिमेट्स में लगा था। और उसका कारण ये है कि 60 to 70% हमारी जो जीडीपी है वो हमारी कैप्टिव है, इन हाउस है, डोमेस्टिक डिमांड है। नाउ नजर डालते हैं निर्यात पे, जो एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट्स जो होता है वो निर्भर करता है कि हमारी दुनिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कैसी है। अगर वो अच्छी होती है तो ये भी अच्छी रहेगी, वो वीक होती है तो हमारे निर्यात भी स्लो डाउन हो जाएंगे। नाउ इंडिया जो है वो कई 100 देशों को निर्यात करता है, हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं करते हैं। तो क्या होता है, कोई देश अच्छा कर रहा है तो कोई देश थोड़ा वीक हो जाता है। तो अगर आप एवरेज आउट देखेंगे तो इंडिया का जो निर्यात है वो एक मध्यम दर से ग्रो करता रहता है साल दर साल। एंड टुडे दैट नंबर, अगर मैं ग्रॉस एक्सपोर्ट्स देखूं, इट इज रफली अबाउट 14 to 15%, 14 से 15% है हमारे हमारे जीडीपी का। बट जो सबसे बड़ा बदलाव नम्रता जी आया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड विच इज व्हाट इज ड्राइविंग द कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स एंड द इक्विटी मार्केट्स, इज इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया फॉर लास्ट 10 years, 10 साल से शांत पड़ा था। इट वॉज नॉट ड्राइविंग जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी या तो हम, मैंने आपको बताया, या तो कंजम्पशन ड्राइव करेगा Yeah, या exports. इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट्स। Hmm. इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसा लेग था, एक ऐसा लीवर था जो पिछले 10 साल से शांत था, बिल्कुल ड्राइव नहीं कर रहा था। एंड दैट इज समथिंग जो पिछले 3 साल में बदला है। और इसी की वजह से आप देखोगे लास्ट ईयर जो एस्टिमेट इस रेटिंग एजेंसी के थे वो अपग्रेड हुए। Hmm. अब हमको ये एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा अपने इन्वेस्टर्स के लिए, कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये 3 लोग करते हैं। एक सरकार, जो नंबर हम लोग बजट के दौरान देखते हैं और जो काफी चर्चा में रहता है, उस नंबर को अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में, पिछले दशक में, अगर मैं 3-4 साल छोड़ के पिछले दशक में जाऊं, तो तकरीबन जीडीपी का 2% इन्वेस्ट करते थे सरकार। Okay. दैट नंबर अब बढ़ के 3.25%, 3.4% हो गया है। जिसका मतलब है कि जो उसका औसतन इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी थी, उससे 60 से 70% ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर लास्ट ईयर का जीडीपी हमारा 300 लाख करोड़ रुपया था और 2% के हिसाब से हम 6 लाख करोड़ खर्चा करते, उसकी जगह हम 10 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो ये जो एडिशनल 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है,
दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव द जीडीपी ग्रोथ। ओके। अब हम लोग दूसरा एक देखते हैं। दूसरे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं प्राइवेट कंपनियां। हम्म। तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो इसी बात पे निर्भर करती हैं कि आज उनके पास कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो वो निवेश करेंगे टू एक्सपैंड देयर कैपेसिटी। आज हम एक ऐसे कगार पे, एक ऐसे पल पे खड़े हैं जहां पे इंडिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत इंप्रूव हो गया है। तो आज प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी इन्वेस्ट कर रही हैं। ओके। अगर एक उदाहरण यहाँ देना चाहूँ नंबर के तौर पे, तो अगेन 2011 से 2020 का अगर मैं सिर्फ लिस्टेड कंपनियों का केपेक्स नंबर, दैट विच इज योर इन्वेस्टमेंट्स नंबर देखना चाहूँ, वाज ऑन एन एवरेज अबाउट 4.5 to 5.5 लाख करोड़ रुपीस, 4.5 से 5.5 लाख करोड़ रुपए। दैट नंबर दिस ईयर विल बी ऑलमोस्ट 8.5 लाख करोड़। एंड थर्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है हम और आप जब कोई घर खरीदते हैं, रियल एस्टेट, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। तो ऑल दीज थ्री इंजन्स विद इन द इन्वेस्टमेंट इंजन जो है वो फायर कर रहे हैं। और इसी वजह से हमको आज हमारे देश की ग्रोथ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बिकॉज इसमें एक चीज जो निकल के उभर के आती है नम्रता जी, कि जब इन्वेस्टमेंट होते हैं तो कैपेसिटी क्रिएट होती है। कैपेसिटी क्रिएट होती है तो वहाँ रोजगार होता है। रोजगार होता है तो उसी पैसे से आप कंजम्पशन करते हो। तो जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो एक बहुत ही वर्चुअस साइकिल जिसे कहते हैं, इट फीड्स इनटू इट, उस पे आ जाती है। तो आज जब आपने हमको कई सारे इवेंट्स बताए कि इसराइल में लड़ाई हो रही है या क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर गया, दे आर इम्पोर्टेंट। बट आज की तारीख में जो हमारी जो ग्रोथ है वो काफी कुछ हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है और हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट एक, सॉरी, हम आपके क्रूड ऑयल वाले बात कहेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग, वाजिब है क्योंकि हम लोग अपना क्रूड ऑयल नहीं है तो हम इंपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। सो इसलिए हमको बहुत रिस्क है। बट आपको मैं एक नंबर देना चाहूंगा एंड जिससे कि थोड़ा सा एक लोगों में ये एक क्लैरिटी आएगी कि जब हमारी इकोनॉमी का साइज $1 ट्रिलियन था, आज हम लोग लगभग $3.5 ट्रिलियन पे हैं। तो जब हम लोग $1 ट्रिलियन के थे तब हम 90 करोड़ बैरल्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट करते थे। 90 करोड़ बैरल्स ऑफ ऑयल। आज जब हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं तब हम 170 करोड़ बैरल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इकोनॉमी हो गई 3.5 गुना, बट हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था वो डबल भी नहीं हुआ। तो हमारी जो ऑयल इंटेंसिटी है ये कम हो गई है। क्यों? क्योंकि आज हम बिजली जो है सिर्फ डीजल से नहीं जला रहे हैं, हमारे पास सोलर पावर है, विंड पावर है। आज हमारे पास व्हीकल्स हैं जो गैस पे भी चल रहे हैं, नॉट ओनली ऑन पेट्रोल और डीजल। आज हमारे रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आज तो आज ये सब, और जैसे अब बहुत बड़ा एक चीज़ है कि हमारी रोड्स बेटर हो गई हैं, तो हमारे ट्रक्स का माइलेज इंप्रूव हो गया है। जीएसटी की वजह से हमारा फ्यूल वेस्टेज नहीं होता है। सो सो टुडे अ लॉट ऑफ दीज चैलेंजेस जो हमारी ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस में था कि इंडिया को चैलेंज करता है, आज वो चैलेंजेस थोड़े कम हो गए हैं। एंड जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो आज काफी फर्म फुटिंग पे है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि नंबर भले ही आज 6.1 पे शुरुआत हो रही है, बट हो सकता है जैसे ये साल गुजरे, डेटा पॉइंट्स अगर इम्प्रूव होते हैं तो हो सकता है कि हम इसको आउट परफॉर्म भी कर सकें। Okay. So just to quickly summarize, we can say कि इतना शायद हमें स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं दिखना चाहिए, कंसिडरिंग वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल डिपेंडेंसी, एंड उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी शायद एक्सटर्नल वर्ल्ड पे नहीं है। आई मीन है ऑफ कोर्स, बट उतना ओके, ज़्यादा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो विद बिल्कुल इन सही इंडिया। बात है। नो नो, बिल्कुल सही बात है। अगर आज हम ज्यादा बड़ी निर्यात देश होते तो हमको ज़्यादा चिंता होती कि दुनिया के इवेंट्स क्या हो रहे हैं। या बट आज अगर आप सिर्फ 15% डिपेंड करते हैं निर्यात पे, देन इट्स अ स्मॉल नंबर टू बी इम्पैक्टेड वेरी नेगेटिवली। सो आज हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं और इकोनॉमिकल पैरामीटर्स बनाए लुक एट इट। Sure. Wonderful. Okay. या So, अमित जी, अब जो है हम थोड़ा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स या डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ व्हाट आई व्यूअर्स वांट टू लिसन टू। जी तो एक जो सेगमेंट जो हम सबको पता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सबके लिए, वो है स्मॉल कैप फंड्स। जी लेकिन हमने अभी देखा है कि 30 महीनों में फॉर द फर्स्ट टाइम स्मॉल कैप फंड्स में आउटफ्लोज हुए हैं। जी तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं
वो हाउ शुड दे लुक एट स्मॉल कैप फंड्स स्पेशली अभी अगर हम अभी की बात करें जहाँ पे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट इज ड्यू, तो अभी हमें स्मॉल कैप को किस तरीके से देखना चाहिए? और ये भी बताइए कि अगर मान लीजिए एएमसीज लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर रहे हैं स्मॉल कैप में सेगमेंट में, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सेगमेंट ओवर वैल्यूड है इसलिए इन्वेस्टमेंट लेना बंद किया जा रहा है? सो या Sure, sure. Let me try and address that. So, see, small cap funds एक ऐसी कैटेगरी है जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है इन अ मेजोरिटी मैनर, राइट, 65% और मोर। या अब स्मॉल कैप कंपनियां कौन सी हैं? ये वो कंपनियां हैं जो आज एज पर अ सर्टेन डेफिनेशन टॉप 250 कंपनीज के बियॉन्ड है, एंड उनको हम स्मॉल उस डेफिनेशन से बोल रहे हैं, बट उस स्मॉल में एक 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी भी है और एक हो सकता है 2000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी भी हो। तो या दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। दैट इज वन, एक क्लैरिफिकेशन जो मैं देना चाहता था। और वो इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब हम स्मॉल कैप बोलते हैं तो हम सबको एक ही पेंट ब्रश से कर देते हैं, जो फेयर नहीं है। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की आवश्यकता या जरूरत क्या है। सी, जब भी कोई क्लाइंट एक पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें एक रिटर्न ऑब्जेक्टिव होता है। या अब वो रिटर्न हो सकता है अ, अ, किसी के लिए एफडी रिटर्न बहुत है, ही और शी इज हैप्पी विद दैट एफडी रिटर्न एंड देयरफॉर ही डज नॉट, उसको इक्विटी देखना ही नहीं है। बट जो इक्विटी को देख रहे हैं, तो हम हिस्टोरिकली जब भी देखते हैं कि हमने उनको लार्ज, मिड और स्मॉल तीन बकेट्स में डिवाइड कर दिया। करेक्ट लार्ज कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैप टॉप 100 का है, और मिड कैप वो हैं जो 101 से लेकर 250 तक है। सो इन कंपनियों के साइज की वजह से उनकी जो ग्रोथ प्रोफाइल होती है वो अलग होती है। आपको जान के ताज्जुब होगा और हमारे व्यूअर्स को भी जान के ताज्जुब होगा कि देर आर सम लार्ज कंपनीज विच आर ग्रोइंग फास्टर देन स्मॉल कंपनीज। मतलब बड़ी कंपनी है फिर भी कई छोटी कंपनियों से फास्ट ग्रो कर रही हैं। ग्रोथ तो वाइज ग्रोथ वाइज तो क्या हो जाता है कि सिर्फ नाम से हम लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, बट वो कंपनीज क्या काम कर रही हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम स्मॉल कैप कंपनीज खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही रहता है कि हम वो कंपनियां खरीदें जो फास्ट ग्रो कर रही हैं। क्योंकि अगर मुझे वैसा ही बिजनेस लार्ज कंपनी में मिल जाता है, तो मेरे दिमाग में एक सेफ्टी ये रहती है कि लार्ज कंपनी के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उनके खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होती है, उनका रिटर्न मैट्रिक्स बेटर होता है। तो मैं वो रिस्क क्यों लूंगा? हम ज्यादातर जब स्मॉल कैप कंपनीज में जाते हैं तो या तो हम उसी बिजनेस को थोड़ा फास्ट ग्रो लेना चाहते हो, या वो बिजनेस मुझे मिल ही नहीं रहा है लार्ज कैप कंपनीज में, देर आर वेरी स्पेसिफिक बिजनेसेस। तो इस वजह से जब मैं उन स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज में जाता हूँ तो मुझे अच्छी ग्रोथ, एक नया बिजनेस चाहिए होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है नम्रता जी वो ये है कि उसका बिजनेस करने का तरीका सही हो, वो रिटर्न जनरेशन जो उसके मेट्रिक्स हैं वो अच्छे हों, तभी वो हमारे लिए फायदे के हैं। तो ओके एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एलोकेशन का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है प्रोफाइल वो कैसे इंप्रूव करे। बट यहाँ पे दूसरी चीज जो साथ में रिटर्न के फ्री में आ जाती है वो होता है रिस्क। तो हमको उतना ही एलोकेशन लेना चाहिए जो हमारे रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करे। और ये चीज हमारे सारे दर्शकों को अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि एवरी इन्वेस्टर इज डिफरेंट, सबका रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो अगर कोई चीज मेरे नेबर के लिए काम कर रही है, कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए भी काम करे। और देयरफॉर अगर कोई स्टॉक या कोई पोर्टफोलियो किसी और ने लिया है तो मैं भी वही लूं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि हमारे रिटर्न्स का उद्देश्य क्या है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड और स्मॉल होना चाहिए। तो आज अगर हमने इतने महीनों बाद एक स्मॉल कैप में नेगेटिव फ्लो देखा है, then that is something which is probably because the small cap stocks हैं उन्होंने बहुत सारे रिटर्न दिया है, एंड हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स के रिटर्न ऑब्जेक्टिव मीट हो गए हों तो उन्होंने रिडीम कर लिया है। बट व्हेन आई
स्पोक टू यू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के बारे में जो कॉन्फिडेंस दिया है, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से मिड और स्मॉल कैप में आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं. सो इन अ पोर्टफोलियो फॉर अ क्लाइंट, लार्ज मिड एंड स्मॉल शुड हैव एडिक्वेट एक्सपोजर इन अ मैनर कि जो उसका रिस्क प्रोफाइल है वो उस इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करे. दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट. ओके, ओके, श्योर. सो स्मॉल कैप के ऊपर ऑफ कोर्स हमें जनरली बहुत इंटरेस्ट हम देखते हैं, लेकिन आजकल जो हम इंटरेस्ट एक और कैटेगरी में देख रहे हैं, दैट्स जी द लार्ज कैप कैटेगरी, जी. राइट? यस एंड वी यस. सी कि काफ़ी इन्वेस्टर्स का फोकस अब लार्ज कैप की तरफ जा रहा है. एंड एज पर द या एम्फी डेटा हमने मार्च 2024 में सबसे ज़्यादा इनफ्लोज देखे थे, अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट 2128 crores इन जस्ट द लार्ज कैप फंड एज अ कैटेगरी. तो यस. आप हमें ये बताइए कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कितने ज़रूरी होते हैं? श्योर. सो अगेन आई विल ड्रॉ सम रेफरेंस टू जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको आंसर किया कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो आज बड़ी बन चुकी हैं. राइट. बड़े होने के दो तीन फायदे ये हो जाते हैं कि ए, आप जो इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपके पास इन जनरल अगर हम कंपेयर करें लार्ज कैप और मिड कैप को, तो डेट कम होता है. तो मान लीजिए जैसे 2 साल पहले सडनली जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो जिनकी बोरोइंग ज़्यादा है उनको ब्याज का ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता, तो हुँ, उनके प्रॉफिट को रिस्क ज़्यादा था. राइट. सी जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हम 1 या 2 साल के लिए तो कभी रिकमेंड करते ही नहीं हैं. जब आप इक्विटी में अगले 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक साइकिल आपको हो सकता है चैलेंज करे. कोई ज़रूरी नहीं हर समय जीडीपी ग्रोथ बढ़ती रहे. हमने पास्ट में देखा है, अगर मैं 20 साल का डेटा उठा के देखूं तो हमको ऐसे साल भी मिले हैं जब जीडीपी ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है. हुँ, कोविड वाले साल में तो जीडीपी नेगेटिव हो गया था. या, तो ऐसे समय में क्या हो जाता है, जो छोटी कंपनियां हो जाती हैं वो थोड़ी डिसएडवांटेज हैं क्योंकि आज उनके पास उतना टॉप टर्नओवर नहीं है कि वो चेंज इन कॉस्ट को इजीली अब्जॉर्ब कर सकें. और इस वजह से क्या होता है कि जो लार्ज कैप पोर्टफोलियो होता है हमारा, वो हमको एक स्टेबिलिटी देता है. तो अगर ऑन एन एवरेज हमारे पोर्टफोलियो में लेट्स से 50 to 60%, 50 से 60% अगर लार्ज कैप हैं तो वो हमारे पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. ओके. क्योंकि मिड और स्मॉल हमको रिटर्न ज्यादा देते हैं. हुँ, बट अगर मान लीजिए आप उसी पोर्टफोलियो को एक ऐसे समय में पकड़े हुए हैं जैसे 2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल 2008-9 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब मिड और स्मॉल में ज्यादा गिरावट आई थी देन द लार्ज कैप्स. गिरे राइट. सब थे. बट ये हो जाता है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर हमारे रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है तो हमको चिंता नहीं होती है. सो बिकॉज मेरे एसआईपी चलते रहेंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, और जब मार्केट रिकवर होगा तो हम उसी इक्विटी के बेनिफिट से वो सब रिकवर कर सकते हैं. तो लार्ज कैप जब हमारे पोर्टफोलियो में होता है वो कम गिरता है तो हम थोड़ा से पीस ऑफ माइंड में रहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो इतना ड्रॉप नहीं हुआ जितना अगर स्मॉल कैप 100% होता या 100% मिड कैप होता, तो वो एक रिस्क एग्ज़ैक्टली. प्रोफाइल जो है वो कम हो जाती. दैट्स द होल आइडिया. ओके. सो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वी कैन से कि 50 से 60% एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए इक्विटी पोर्टफोलियो में? दिस इज अ वेरी एवरेज नंबर. एज आई सेड, अगर यंग है, रिस्क टेकिंग है, तो कम भी हो सकता है 30 to 40%. बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे आई वुड सजेस्ट कि लार्ज कैप जो है वो अगर 50 से 60% होता है देन इट एसेंशली एक स्टेबिलिटी देता है पूरे पोर्टफोलियो को. और बाकी आपके पास 40 से 50% जो पैसा बच गया वो आप मिड कैप, स्मॉल कैप या किसी थीमेटिक फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे आज की तारीख में मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स अच्छे चल रहे हैं या आपके बैंकिंग फंड्स अच्छे चल रहे हैं, तो क्या है आप वहां पे थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं. मान लीजिए आपने सिर्फ 10% अपने पोर्टफोलियो का किसी थीमेटिक फंड में लगा दिया जिसने आपको लार्ज कैप फंड से 20% ज्यादा रिटर्न दे दिया, एंड ऐसा होता है, तो वो 10% एलोकेशन जो है 20% एक्स्ट्रा मतलब आपको 2% एक्स्ट्रा ऑन द ओवरऑल पोर्टफोलियो दे सकता है. पोर्टफोलियो. दैट इज द होल आइडिया ऑफ मेकिंग अ हैविंग अ पोर्टफोलियो अप्रोच जिसमें स्टेबिलिटी रहे प्लस आपके रिटर्न को एनहांस करने के मेरे पास कुछ कुछ लीवर्स रहे. Okay. So now that we are already talking about large cap funds,
या प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो आपका लार्ज कैप फंड है विच इज इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, यस आप उसके लिए स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं? इज देयर एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ग्रोथ या यस वैल्यू स्टाइल जो फॉलो किया जाता है? श्योर एंड स्पेशली इन टाइम्स लाइक दीज, अमित जी, आप हमें ये बताइए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल स्टैंड आउट करता है, राइट? सो फर्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप लार्ज कैप फंड्स में स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और समथिंग एल्स, श्योर एंड क्या इस टाइम में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जो स्टैंड आउट करता है? ओके सो एज यू हैव आस्क्ड टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, मैं आपको उसी ऑर्डर में जवाब दूंगा। हम जब एट इन्वेस्को स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं, तब हमारे लिए वो लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, वो एक फिल्टर ज़रूर है, बट अल्टीमेटली हम वो कंपनियां चूज करना चाहते हैं जो आज अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। ओके। और उसके लिए हमारे लिए मूलतः दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है उसका रिटर्न रेशियो, चाहे वो आरओई हो, जैसा रिटर्न ऑन इक्विटी जिसे कहते हैं, या आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा होता है फ्री कैश फ्लो। हम, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर वो इन दोनों पैरामीटर्स में खरी उतरती है, हम उसको तभी सेलेक्ट करते हैं। तो ओके। आज जैसे हमने बोला डेफिनेशन में 100 स्टॉक जो हैं वो लार्ज कैप हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ मार्केट कैप, मगर 100 के 100 हमारे सिलेक्टेड यूनिवर्स में नहीं है। तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का जो यूनिवर्स है उसमें 100 के 100 नहीं है, क्योंकि हमको लगता है शायद यही 60 या 70 कंपनियां जो हैं वो हमारे लिए, हमारे जो फिलॉसफी है, हमारे जो प्रोसेस है उसमें फिट होती है और हम खरीद सकते हैं। ओके। हम जब अपना लार्ज कैप फंड में स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं, तब हम चूज करते हैं उन कंपनियों को जो हमारे हिसाब से फास्ट ग्रो कर रही हैं, मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री, इतिहास में जाके देखेंगे, तो वही कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलिए या शेयर प्राइस बोलिए बढ़ते हैं जब वो अपने धंधे में ज्यादा मार्केट शेयर गेन करते हैं, हम्म। और उस मार्केट शेयर को उन्होंने प्रॉफिटेबली कमाया हो। क्योंकि आप मार्केट शेयर मतलब खरीद भी सकते हैं, बट खरीदे हुए मार्केट शेयर को और कमाए हुए मार्केट शेयर में बड़ा फर्क होता है। हम्म। खरीदा हुआ मार्केट शेयर निकल जाता है, बट कमाया हुआ मार्केट शेयर रहता है। हम्म। सो वी ट्राई टू फाइंड कंपनीज जिन जो हु कैन गेन मार्केट शेयर। एंड दूसरा, वी फाइंड दोस कंपनीज विच हैव सर्टेन इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स विच, जो कोई और नहीं कर सकता है रेप्लिकेट। सो वो हो सकता है कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी हो जिसको वो लेवरेज कर रहे हो सकता है उनके पास एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन रीच हो जो और कोई उसको कैप्चर नहीं कर सकता है। तो इन सब चीजों का समावेश करके हम अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं, प्रिडोमिनेंटली बहुतायत में हम लोग ग्रोथ कंपनीज को प्रेफर करते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास, एक बहुत ही रफ नंबर दे रहा हूं, लगभग 70 से 75 प्रतिशत तक हमारे पास जो कंपनियां हैं वो ग्रोथ कंपनियां रहती हैं, और हम एक 25 से 27-28% तक वैल्यू कंपनीज भी रखते हैं। और ओके। मैं आपको इन दोनों का थोड़ा सा एक फ्लेवर देना चाहूंगा, क्योंकि हमसे पूछते हैं लोग कि आप पूरा का पूरा ग्रोथ क्यों नहीं कर लेते हैं। हम्म। तो हम कहते हैं कि वैल्यू में एक जो हमारे लिए बेनिफिट होता है, हम अगर ग्रोथ को थोड़ा जल्दी आइडेंटिफाई कर लें तो हम उसको वैल्यू कहते हैं। अब हम्म। अब मान लीजिए कोई बिजनेस है आज किसी डिफिकल्टी से गुजर रहा है। अगर वो डिफिकल्टी से गुजर रहा है इसीलिए मार्केट को आज उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। और तभी उसका जो वैल्यूएशन है वो मुझे सस्ता मिल रहा है। बट अगर मेरी जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है और हमारी जो टीम है वो काफी बड़ी है, जो इन्वेस्टमेंट टीम है, तो और हम लोग जो है उस बिजनेस को एनालाइज करते हैं, और हमारे हिसाब से मान लीजिए आने वाले 6 महीने या 1 साल में वो बिजनेस इंप्रूव होने वाला है, तो हम उसको आज एज अ वैल्यू स्टॉक खरीद सकते हैं, हम्म। नोइंग दैट अगले 2 से 3 साल में जब ये वापस ग्रोथ फेज में आएगा हम्म। तो मुझे ये सुपीरियर रिटर्न देगा। क्योंकि अगर मुझे किसी इंडेक्स से जब आप कंपेयर किया जाता है, हमारा एक बेंचमार्क होता है, अगर मुझे उससे बेटर करना है तो हमको उससे फास्टर ग्रो करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। वो हमको दोनों सोर्सेस से आता है, चाहे मेरी कंपनियां फास्ट ग्रो कर रही हूँ जो मैंने पहले आपको बताया, मार्केट शेयर गेन कर रही हूँ, या हमने उस कंपनी को ऐसे फेज में खरीदा जहां वो आज मुझे कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो जब वो री रेट होगा तो वो मुझे फायदा देगा।
सो ग्रोथ एंड वैल्यू का समावेश है, दोनों हम लोग मिक्स करके लेते हैं। और जनरली हमारा जो अप्रोच है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग की तरफ रहता है, तो हम ज़्यादातर 50 स्टॉक के ऊपर कभी नहीं जाते हैं। ओके कोशिश करते हैं 45 से 50 के बीच में रहें, या 40 से 45 के बीच में, इसी रेंज में रहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। ओके एंड हाउ अबाउट इन टाइम्स लाइक दीज कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेटर होता है? श्योर। सी आज की तारीख में जैसे आप देखेंगे, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता है कि ग्रोथ अच्छा करेगा या वैल्यू। अगर आप देखेंगे तो 2022 और 2023 में वैल्यू स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया था। हम्म, एंड वो इसलिए हुआ था क्योंकि ब्याज की दरें जो थी वो ऊपर जा रही थी। ऊपर जा रही तो जब ब्याज की दरें ऊपर जाती हैं, इसका मतलब पीपल और जो इन्वेस्टर्स हैं वो और रिस्क चाहते हैं। है। You get higher risk in value stocks, and they were available very cheap, because in the last so many years value stocks ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो ओके स्टार्टिंग पॉइंट उनकी बहुत सस्ती थी। एंड वहां से जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो यू फाउंड कि जो पैसा है वो वैल्यू स्टॉक्स की तरफ गया। हम्म अब जब हम आज बात कर रहे हैं, अब आप देखेंगे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अब यहाँ से ब्याज की दरें नीचे जाएंगी ओवर द हम्म नेक्स्ट 1 to 2 years। थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है हमारा ये प्रोसेस, क्योंकि यूएस में अभी तक इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू नहीं हुए हैं। बट जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, तब हमारे हिसाब से जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा राइट अच्छे करते हैं। तो अब इंक्रीमेंटली जो इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको यही सजेस्ट करेंगे कि जो टिल्ट है वो थोड़ा सा वैल्यू से निकाल के ग्रोथ की तरफ जाना शुरू करना चाहिए। वैल्यू एकदम से जीरो करने का ज़रूरत नहीं है आज, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल हाई and they can remain higher. But over next 1.5 से 2 साल में हमारे हिसाब से जो हाई इंटरेस्ट रेट रहे हैं, they will have a negative or a slowdown impact on world GDP, और उस वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, तो ग्रोथ स्टाइल शुड डू बेटर। ओके या ओके श्योर ओके वंडरफुल सो अमित जी अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की ही बात करें तो ये भी बोला जाता है कि किसी एक लार्ज कैप या मिड कैप में डालने की बजाय पुट इन अ कॉम्बिनेशन राइट दैट्स व्हाट वी या कॉल एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क कि आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करिए मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी सो यस ये जो है आपकी जो रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है उसको बैलेंस आउट कर देता है तो जी इसी को लेके अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें राइट तो यस आप हमें ये बताइए कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं क्या वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जो रिस्क होता है उसको बैलेंस आउट करने में मदद करते हैं एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एट दिस टाइम अप्रोक्सीमेटली आपने कितना जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड हाउ मच कैश डू यू हैव इन योर फ्लेक्सी कैप फंड? ओके। सो नम्रता जी, फर्स्ट थिंग, एट इन्वेस्ट को हम लोग कैश कॉल नहीं लेते हैं। तो हम लोग जैसे 15-16% कैश चले जाएं, हम लोग ऐसा कभी नहीं किसी भी फंड में नहीं करते हैं। यूजुअली 4 to 5% कैश इज व्हाट वी कैन हैव। और वो भी इसलिए कि कभी कभी मान लीजिए हम किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और आज फॉर सम रीजन द स्टॉक इज डाउन 5-10%, देन आई हैव सम कैश मनी भी टू गो एंड बाय। बट वी डोंट टेक अ कैश कॉल। रादर व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू, ऐसा मैंने बोला, हमारे सी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जो रिस्क होता है, दैट इज द रिस्क ऑफ द कंपनीज जो हम ओन करते हैं। अगर वो बिजनेस अच्छा है तो उसमें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं आते हैं। और अगर बिजनेस बहुत वीक होता है तो उसमें कितना भी डाउनसाइड हो जाए, आपको कई बार समझ में नहीं आता है कि उसके वैल्यू कहाँ पे स्टॉप होगा उसका गिरना। तो हम जो पहले लेवल का रिस्क है विच इज बिजनेस, वो हम अपने डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से हम लोग उसको कम करने की कोशिश करते हैं। एंड देयरफॉर हमारे लिए, जैसे मैंने बोला कि ROCE है या ROE है, दे बिकम इम्पॉर्टेंट, या फ्री कैश फ्लो। तो उससे बिजनेस की स्ट्रेंथ हमारी समझ में हमें आ जाती है। नाउ in terms of flexi cap, the beauty is that the fund manager has the complete flexibility to allocate money either more in large caps or in mids or in small. So या today when I look at my flexi cap fund, we are more than 60% in large caps. The rest is in mid and small, which essentially means that we find
लार्ज कैप्स जो है वो आज बेटर पोजीशनड हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। एंड इसीलिए आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि मार्केट में भी आपको वही दिखा कि फ्लोज में लार्ज कैप में पैसा आया आया। एंड एक्चुअली स्मॉल से थोड़ा कम हुआ है। क्योंकि आज जब मैं जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या अर्निंग्स ग्रोथ आएगा कंपनीज का और आज मैं क्या वैल्यूएशन पे कर रहा हूँ, उसमें लार्ज कैप जो है वो बहुत अच्छी जगह पे एक बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। मिड और स्मॉल कैप में वो थोड़ा सा एक गैप है कि आज स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स थोड़ा समय से आगे चल रहे हैं। अगर आज यही मिड कैप और स्मॉल कैप का प्राइस कम हो। 6 महीने, हाँ 6 महीने बाद होता, मान लीजिए अक्टूबर में हम लोग बैठे हुए हैं और आज यही प्राइसेस हैं, तो मुझे जरा भी दिक्कत नहीं होती इन सेइंग कि हम मिड और स्मॉल में भी लमसम कर सकते हैं। बट हम 6 मंथ्स अहेड इन टाइम है, द अर्निंग्स नीड टू कैच अप। तो एक बार हम लोग अक्टूबर नवंबर महीने में पहुंच जाएंगे, इन कंपनियों का अर्निंग्स हो जाएगा, देन बाय बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा जो वैल्यूएशन है वो हमारे फेवर में आ जाएगा। बट तब तक के लिए हमें ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में थोड़ा बने रहना ज़्यादा समझदारी है। एंड दैट्स वेयर फ्लेक्सी कैप एज अ प्रोडक्ट हैज़ दैट ब्यूटी कि जो फंड मैनेजर है ही कैन रिफ्लेक्ट हिज और हर व्यू ऑन द रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल वेरी वेरी ब्यूटिफुली। और ये फ्लेक्सिबिलिटी आप देखोगे बहुत कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में लिमिटेड हो जाती है क्योंकि वहाँ प्री डिफाइंड एसेट एलोकेशंस हैं, एलोकेशन तो होता वो हम नहीं कर पाते हैं। बट फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई भी वो नहीं है, बाधा है। नहीं है। या आई एम कम्प्लीटली विद यू ऑन दिस कि फ्लेक्सी कैप देखा जाए तो जनरली लार्ज कैप हैवी ही होते हैं, जी। अगर हम इवन इफ वी लुक एट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। सो आई गेस अ सिमिलर बट स्टोरी। उसमें एक टाइम स्टडी भी हमको देखना चाहिए। ओके। सो हमारे फंड में जैसे हम लोग 60 के नीचे भी गए थे एक समय था, बट अभी हम लोग 60 के ऊपर हैं बिकॉज ऑफ जो हमने आपको समझाया। या ओके। सो अमित जी, अब थोड़ा हम एक ELSS फंड के बारे में बात करते हैं। एंड इन्वेस्को इंडिया का जो ELSS टैक्स सेवर फंड है, दैट हैज़ अ लार्ज कैप टिल्ट, राइट, या जस्ट लाइक many of the other ELSS funds, लेकिन it also has a higher allocation towards mid and small cap stocks. तो आप हमें ये बताइए कि आई गेस सिमिलर टू, आई एम श्योर जो आपने फ्लेक्सी कैप में लॉजिक दिया वही सिमिलर लॉजिक होगा। सो ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप एक ELSS फंड में कितना ज़रूरी होते हैं। एंड जरूर। एज एन इन्वेस्टर ELSS फंड्स के लिए, जब मैं ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो एक ELSS फंड फ्लेक्सी कैप फंड से कितना डिफरेंट है, क्योंकि उसमें भी लार्ज मिड स्मॉल हैं। ऑफ कोर्स फ्लेक्सी कैप करेक्ट। फंड में यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, बट सो इन दिस फंड, सो यस। हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अलग क्या है इनमें। जरूर। सी एक तो सबसे बड़ा ईएलएसएस का डिफरेंशिएशन जो आपको और हमारे निवेशकों को भी पता है कि उसमें 3 साल का लॉक इन रहता है फॉर अ इन्वेस्टर। तो मेरा जो विजिबिलिटी है ऑन जो मनी हमारे फंड में है उस पर थोड़ा बेटर है। तो हम मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा एग्रेसिवली पोजीशन कर सकते हैं, जैसा आपने अभी बोला कि आप हमारे मिड और स्मॉल कैप फंड में मिड और स्मॉल का एलोकेशन ज़्यादा देख रहे हो। इनफैक्ट एज वी स्पीक हमारा जो लार्ज कैप एलोकेशन है वो 60% से थोड़ा कम है, हमारे पास मिड और स्मॉल ज़्यादा है। और उसका रीज़न यही है नम्रता जी कि हमें जो कॉन्फिडेंस है कि ये मिड और स्मॉल कैप कंपनीज आने वाले समय में मुझे अच्छी ग्रोथ देंगे। एंड सिंस हमारे साथ जो इन्वेस्टर है वो 3 साल के लिए मेरे साथ है, तो अगर मान लीजिए अगले 6 महीने में कुछ ऊपर नीचे होता है तो भी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स उनको अच्छा आउटकम मिलेगा। एंड ये जो एक कॉन्फिडेंस हम लोग को मिलता है, उसी वजह से हम इन कंपनियों में थोड़ा फर्मली और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अ ईएलएसएस स्कीम। अदरवाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें और फ्लेक्सी में एट वन लेवल कोई फर्क नहीं है। कि बस एक ही फर्क होता है कि इसमें मिनिमम 80% इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए ईएलएसएस में। इन फ्लेक्सी आई कैन गो डाउन टू 65 ऑल्सो, 65। जो यहाँ नहीं है। बट अदर देन दैट इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी, आई कैन एक्चुअली मेक इट अ 0% लार्ज कैप एंड अ 95% मिड एंड स्मॉल कैप। बट देन रिमेंबर, देन आई हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग कि ये किसी का जो रिस्क प्रोफाइल है ऑफ एन इन्वेस्टर कमिंग इन एन ईएलएसएस वो काफी कम है, बिकॉज उसने अपने टैक्स का पैसा यहाँ पे रखा हुआ है। सो हमको वो रिस्क प्रोफाइल को भी मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमको
थोड़ा सेफ्टी जो बिल्ड करना है वो हमारे लार्ज कैप एलोकेशन से करना है। सो लार्ज कैप हम लोग जैसा मैंने बोला 50 to 60% रखते हैं। अगर हमको लगता है कि मिड और स्मॉल में रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है तो हम हो सकता है ये 60 को 70 तक ले जाएं, बट हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम 30 से 40% हम मिड एंड स्मॉल कैप रखें। एंड जब हम ये कंपनीज चूज कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, एंड आई एम रिपीटिंग दिस, बार बार बोल रहा हूँ कि द क्वालिटी ऑफ कंपनीज, द क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस दैट वी वांट टू ओन, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी के बैड टाइम्स में हमको वो प्रोटेक्शन देता है, वो हमको बचाता है। Sure. Okay, so अमित जी, हम ना वी वर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, और आपने बोला यू स्पोक अबाउट ग्रोथ फंड्स, और आपने ग्रोथ स्टाइल वैल्यू स्टाइल दोनों के बारे में हमें समझाया। तो ये बताइए कि जो वैल्यू फंड्स होते हैं, अगर मैं प्योर जी वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, जो बेसिकली वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जी वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, और सही। ऐसे क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे वैल्यू फंड्स के लिए को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक सही वैल्यू फंड होगा मेरे लिए, राइट? सो जरूर हेल्प अस अंडरस्टैंड, और क्या वैल्यू फंड्स एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए अच्छे हैं? जरूर। सो वैल्यू फंड्स की जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन ज़रूरत होती है, वो इसी नज़रिए से होनी चाहिए कि ये हमारे ओवरऑल रिटर्न को थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ओके। इम्प्रूवमेंट कहाँ से आता है? क्योंकि आज आपने किसी अच्छे बिजनेस को एक उसके फेयर वैल्यू से नीचे खरीदा, सो जी। जब उसको मार्केट रिकग्नाइज करेगा तब वो फेयर वैल्यू तक आएगा। एंड मार्केट कभी भी बैलेंस नहीं रहता है, या तो इट इज लाइक अ पेंडुलम विच स्विंग्स ऑन बोथ साइड्स। तो वो हम्म। हो सकता है इतना सस्ता हो जाए कि पहले वो फेयर वैल्यू तक आपको अच्छा रिटर्न देगा और फिर फेयर वैल्यू से और अच्छे। सो वैल्यू फंड हैज द पोटेंशियल टू गिव यू एक्स्ट्रा रिटर्न्स, प्रोवाइडेड आप उसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें। हम्म। क्योंकि जो वैल्यू ढूंढने आप गए हो, कुछ जरूरी नहीं है आपने लिया है और उसके बाद ही मार्केट उसको रियलाइज करे। कभी कभी आपको 1 साल 2 साल वेट करना पड़ता है। हमारे, अगर मैं आपको अपने फंड के बारे में हम सोचें, देयर आर कंपनीज जो हमने हॉस्पिटल सेक्टर में लिया है, हमने टेलीकॉम स्पेस में लिया है, जो शुरू के 1 या 2 साल हमको कुछ भी रिटर्न नहीं बना। इनफैक्ट हमने उस पे पोजीशन लेने के बाद हमने उस पे नुकसान भी देखा है। हम्म। बट उसके बाद वो स्टॉक्स जो है वो वहाँ हमारी फर्स्ट बाइंग परचेज से 4-5 गुना भी हो गए हैं। हम्म। बट ये होता है कि जो ग्रोथ इन्वेस्टर होता है वो इन बिजनेसेस को थोड़ा लेट अंडरस्टैंड करता है, थोड़ा बाद में आता है। बट वैल्यू इन्वेस्टर थोड़ा जल्दी आता है। हम्म। अब तो ये तो हो गया कि वैल्यू का हमारे पोर्टफोलियो में पोजीशन क्या होना चाहिए, कि उसकी ज़रूरत कहाँ से आती है। पर दूसरा एक बहुत बड़ी लर्निंग जो हमारी है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड चलाते हैं जो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू फंड है, हमारा लार्जेस्ट फंड है। सी हमने एक चीज जो समझी है कि वैल्यू स्टॉक्स जब हम ढूंढते हैं तो हमको हमारा रिटर्न टू ग्रोथ पाथ पता होना चाहिए, कि ये धंधा आज तो वैल्यू में है, हम्म। बट ये वापस ग्रोथ में कब आएगा, मार्केट उसको कब रियलाइज करेगा। अगर हमको वो चीज विजिबल नहीं है तो फिर वो वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे देयर आर मेनी स्टॉक्स जो वैल्यू थे 5 साल पहले, आज भी वैल्यू में पड़े हुए हैं, हम्म। क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कहीं शायद ब्रोकन है, वो उस बिजनेस मॉडल को रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग जब भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, हम बहुत जरूरी है कि हम उस धंधे को अच्छे से समझें, समझें कि वो आज चैलेंज क्यों है हम्म। और ये चैलेंज कैसे जाएगा। क्योंकि जब तक ये चैलेंज नहीं जाएगा नम्रता जी, यू ये कंपनियां वापस रीरेट नहीं होती हैं, और हमारे रिटर्न उसी से मिलेंगे कि हमने कोई चीज एक अच्छे प्राइस पे ली है बट वो फिर रीरेट भी हुई है। सो Sure. इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में हमने हमारे कैटेगराइजेशन में हम दो तरीके की कंपनियां इसमें ढूंढते हैं। एक जो आज किसी कारणवश मार्केट ने उनको बहुत ही सस्ता करके रखा है, हम्म। जैसे आज से इफ आई कैन टेक यू बैक ऑलमोस्ट लाइक 7-8 years, जो अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो कुछ 12-13 के पीई पे चलता था, 12-13 पीई, एंड दैट वाज वेरी वेरी चीप। व्हाई? क्योंकि उस समय ग्रोथ बहुत ही स्लो थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली टेली आईटी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा वैल्यू की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके वैल्यूशंस कुछ ज्यादा वहीं पे पड़े हुए हैं पिछले 2-3 साल से, इनफैक्ट डीरेट हुए हैं। Sure. और उसका कारण ये है कि ग्रोथ जो है
वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अब मान लीजिए मेरी समझ में ऐसा आता है कि 1 साल बाद ये ग्रोथ यहाँ से इम्प्रूव होने वाली है। अगर हमारी एनालिसिस ये कहती है, तो हम आज टेक्नोलॉजी सेक्टर को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। और दूसरी बकेट जो होती है वैल्यू की, वो होती है कि जब मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किसी कारणवश नीचे चली गई हो। अब उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बोला कि हमने एक हॉस्पिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो उसमें यही हुआ कि उन्होंने एक साथ कई नए हॉस्पिटल शुरू कर दिए। अब आप जानते हैं, अगर आज मैं हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटल नया बनाना चाहूँ, एक तो ओवरनाइट बनता नहीं है, 3 साल लगेंगे बनाने में। और फिर पहला ग्राहक जब आएगा या पहला जो पेशेंट आएगा, उस पे तो हम्म। मैं लॉस करूंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे मेरे पूरे हॉस्पिटल के कॉस्ट रिकवर करने नहीं देगा। आई नीड एटलीस्ट 60 to 65% ऑक्यूपेंसी, और वो ऑक्यूपेंसी आते आते फिर 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट्स अगर किसी कंपनी ने ज्यादा कर दिए हैं, तो आने वाले 2 से 3 साल में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कमजोर हो जाएगी। यही हम्म। अपॉर्चुनिटी हमें उस कंपनी में मिली थी कि शुरू के 3 साल वीक थे, तो लोगों को लग रहा था अरे इसके प्रॉफिट तो अब नीचे ही चलते चले जाएंगे, और वीक प्रॉफिटेबिलिटी पे वो मल्टीपल बहुत ज्यादा दिख रहा था। तो हम लोगों को लगा कि जब ये प्रॉफिट में वापस आएंगे हॉस्पिटल्स, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगे। या। एंड ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हम वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर पाए। तो वैल्यू, इट्स वेरी नाइस प्रोपोजिशन इन अ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, बट आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ओवरऑल क्या एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वैल्यू फंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सो आई थिंक जो फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट एलोकेशन थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि इसका रिस्क प्रोफाइल वैसे ज्यादा होता नहीं है। बट जैसे मैंने बोला, अगर आप एक ऐसे समय में इन्वेस्ट कर दिए जब इकोनॉमिक साइकिल वीक है, हम्म। तो मेरे जो आउटकम्स है वो थोड़े डिलेड हो सकते हैं। अच्छा। एंड कल क्या होने वाला है कभी भी गारंटीड नहीं होता है। तो मालूम पड़ा हमने सोचा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, बट फॉर सम रीजन खराब हो गया, तो उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो, तो उसको हमें शुरू में थोड़ा कम रखना चाहिए। बट एज द इन्वेस्टर मच्योर्स, आई थिंक पोर्टफोलियो में वैल्यू एलोकेशन शुड गो अप, क्योंकि ये हमारे रिटर्न्स को थोड़ा ऐड कर सकता है, थोड़ा बढ़ा सकता है, इज द होल आइडिया। सो नाउ अमित जी, ये बताइए कि जनरली जो है हमें एज इन्वेस्टर्स वी गेट टू नो हर महीने की एक इक्विटी फंड्स में यू नो इट टेल्स यू कि इक्विटी फंड्स टेल यू कि लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स उन्होंने क्या खरीदे क्या बेचे। फॉर या एग्जांपल पिछले महीने मार्च में जो स्टॉक्स खरीदे बेचे गए वो मुझे पता रहेंगे, राइट? जी तो जी ये जो डेटा है, जी। क्या ये एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है? लाइक शुड आई वरी अबाउट इट या नॉट वरी अबाउट इट? हमारे नजरिए में तो ये सिर्फ नॉइज है। हम्म। अ, किस इन्वेस्टर ने क्या लिया और क्या बेचा, ये उस इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स या उसके इन्वेस्टमेंट मैंडेट पे डिपेंड करता है। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं, हो सकता है एक स्मॉल कैप फंड, कोई एक स्मॉल कैप फंड ले रहा हो बट लार्ज कैप फंड बेच रहा हो, वही हम्म। स्टॉक है। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स आप लार्ज कैप फंड में भी ले सकते हैं। तो एक लार्ज कैप फंड वो स्टॉक बेच रहा है, और दूसरे फंड का स्मॉल कैप फंड वो खरीद रहा हो, तो हम्म। दोनों का उद्देश्य अलग है। क्योंकि हम्म। आज उस लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव था उस स्मॉल कैप स्टॉक से, वो उसको पूरा हो गया, और हो सकता है उसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। तो किसी और इन्वेस्टर के बिहेवियर को देख के हमें अपना इन्वेस्टमेंट बिहेवियर नहीं तय करना चाहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो ये पोर्टफोलियो एक्शन क्यों ले रहे हैं। हम्म। एंड अगर आप इस तरह जाके पिछले 10-20 साल का डेटा एनालाइज करना चाहें, तो इतनी नॉइज है कि आप इस विषय से दूर हट जाएंगे कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी क्या है। और हम्म। ज़रूरी यही है कि आज अगर मैं ये बिजनेस देख रहा हूँ, और आने वाले 5 से या 2 से 3 साल, या 5-7 साल किसी को नहीं दिखता है, बट आने वाले 2 से 3 साल में अगर ये बिजनेस अच्छा चलने वाला है, तो आज मैं इस बिजनेस का क्या करूं, और क्या ये मुझे अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर ये आपके आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है, तो प्लीज गो अहेड। नहीं मैच करता है तो उसको यू लेट गो। बट कोई और क्या कर रहा है, दैट शुड नॉट इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन।
तो बेसिकली ये देखना हर महीने कि कौन से स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। कैन वी से दैट? आई थिंक सो, बिकॉज हम यही चीज पढ़ के आगे बढ़े हैं कि हम फंडामेंटल्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि कंपनी के सेल्स कैसी चल रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, कंपनी अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर रही है। हाँ, अब अगर मान लीजिए आप वो स्टडी कर रहे हैं कि भाई कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा है एंड यू सी लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर सेलिंग द स्टॉक, देन यू कैन मैरी द टू। बट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज कि वो बिजनेस कैसा है। अब आपने पढ़ा कि ये इस कंपनी के जो सेल्स है वो बढ़ रही है, वो और डिफरेंट मार्केट्स में पेनिट्रेट कर रहा है, फिर भी देर आर इन्वेस्टर्स हु आर सेलिंग एंड यू फाइंड दैट द मल्टीपल इज ओके गिवन द हिस्ट्री, देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो इसीलिए कोई क्या कर रहा है वो उसके कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। और जैसा मैंने बोला कि आज मैंने एक स्टॉक मान लीजिए कुछ बेचा, तो हो सकता है मैंने सामने कुछ और लिया हो। हुँ। और अगर आप ये दोनों चीजें साथ में नहीं देखेंगे तो वही होगा कि आपने सिक्के का एक पहलू देखा, दोनों पहलू नहीं देखे। तो एंड हाफ द स्टोरी इज ऑलवेज वेरी वेरी डेंजरस। All right. या Okay. Samiji, now I'm just going to quickly help you understand, I mean, help us understand one aspect about SIP कि जी स्टडीज बोलती हैं कि आप SIP कितने भी लंबे समय के लिए रन करिए, चाहे आप मार्केट बॉटम पे शुरू करिए, मार्केट पीक पे शुरू करिए या एनीवेयर इन बिटवीन, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है वो ये होती है कि आप कब जो है एंडिंग फेज जो है SIP का वो काफ़ी क्रूशियल होता है फ्रॉम अ रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो श्योर। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बताइए कि इज इट नेसेसरी टू एग्जिट इक्विटी फंड्स एंड शिफ्ट टू सेफर से फिक्स्ड इनकम फंड्स अ फ्यू इयर्स बिफोर योर फाइनेंशियल गोल? सो मान लीजिए मेरा इस साल फाइनेंशियल गोल कोई अचीव हो रहा है, तो क्या जी इससे 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले मुझे कितना टाइम पहले उस फंड से एग्जिट करके फिक्स इनकम की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? no no सो या I think this is a very very good question, Namrata ji, and I would like to answer it to the best of my knowledge. See, financial goals पहली चीज मेरे नजरिए में स्टैटिक नहीं होते हैं, हुँ, हर समय बदलते रहते हैं। बदलते हैं। हुँ, सो हमने मान लीजिए आज से 10 साल पहले एक फाइनेंशियल गोल सोचा, मेरी उस समय की इनकम के हिसाब से मैंने एसआईपी शुरू किया। हुँ, बट समय के साथ मेरी फाइनेंशियल इनकम चेंज हुई, मेरी सेविंग्स का प्रोफाइल चेंज हुआ और मेरे नए फाइनेंशियल गोल्स भी हुए। हुँ, तो अब क्या होता है, अगर हम इसको बहुत ही जीरो और वन में मेजर करना चाहेंगे तो हो सकता है हम इक्विटी जैसे एसेट को थोड़ा अंडरमाइन करेंगे। एंड हुँ, लेट मी एक्सप्लेन दैट। सी, आपने जैसे बोला कि मेरा कोई एक फाइनेंशियल गोल सन 2025 का है और मैं देख रही हूँ कि आज 2024 में ही मेरा वो वैल्यू रेडी है। हुँ, आई थिंक इट इज़ वेरी प्रूडेंट कि इसको आप शिफ्ट कर लीजिए किसी सेफर, जैसे आपने बोला एफडी में कर दीजिए या फिक्स या आर्बिट्राज फंड में कर दीजिए, जहाँ कैपिटल का रिस्क अब बहुत कम हो गया है। क्योंकि एक साल में इक्विटी आपको कुछ भी कर सकता है, एंड वी हैव हुँ, सीन दैट हिस्टोरिकली एक साल में इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। या, बट आपने जब बोला कि फ्यू इयर्स अगो, देन आई विल बी अ लिटिल हेजिटेंट, क्योंकि इक्विटी इन इंडिया ऑन अ 3 5 7 ईयर रोलिंग बेसिस अगर आप देखेंगे हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। हुँ, तो अब मान लीजिए आपका कुछ पैसा आपने आज सोचा कि मैं रिडीम कर लेती हूँ, अभी 3 साल रह गए हैं, बट किसी वजूहत से वो इन्वेस्टमेंट्स कल ही नीचे चले जाते हैं, तो आपको इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इंडिया की जो इक्विटी या इंडिया की जो जीडीपी है वो अच्छी ग्रो कर रही है। तो इंस्टेड ऑफ रिडीमिंग टुडे, इफ यू रिडीम 6 months लेटर, 1 year लेटर, देन यू विल रिकवर इट। सो द पॉइंट इज, अगर आज इक्विटी मार्केट आपको अच्छा एग्जिट नहीं दे रही है, देन प्लीज एक्सटेंड योर इन्वेस्टमेंट होराइजन। क्योंकि जो मेरा जैसे मैंने अगर लंबे समय का, अगर आपका 3 साल आगे का गोल है, अगर 1 साल आगे का गोल है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप निकाल लीजिए। बट 3 साल आगे का है, देन इट इज टू लॉन्ग अ टाइम टू बी टू प्ले सेफ्टी टुडे। यू शुड प्ले सेफ्टी क्लोजर टू द गोल। आज आप इक्विटी में बने रहिए। और उसका एक बहुत सिम नॉट सिम बट एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं अगर आपको दूं, 2008 में इंडियन मार्केट्स का एक टॉप बना था, और हमने ये डेटा एनालाइज किया था कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे जो ईएलएसएस स्कीम करते थे, हुँ,
अगले 1 साल में उन सबका एनएवी बहुत ज़्यादा गिर गया था। इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, बाय ऑलमोस्ट 50% उनका एनएवी ब्लेंडेड बेसिस पे गिरा था। करेक्ट। बट विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स इट ऑल रिकवर्ड। तो मैं मान लीजिए आपने पैनिक करके नीचे रिडीम कर लिया, देन आप इस कंपाउंडिंग की जो ये जर्नी चल रही है, इक्विटी में जो कंपाउंडिंग की जर्नी चल रही है, आप उस ट्रेन से उतर जाएंगे। वो ट्रेन तो चलती रहेगी, चाहे आप उसमें बैठे हो चाहे ना बैठे हो। हमारा कॉन्फिडेंस इंडियन इक्विटी मार्केट पे इससे आता है कि आज हमारा देश यंग है, डेमोग्राफिकली वी आर वेरी वेरी वेल पोजिशन। हम जो नई जनरेशन के जो यंग लोग आज एम्प्लॉयमेंट फोर्स में उतर रहे हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स नहीं है, उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी बेटर है, और उनके एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं। तो ऐसे फेज में जब कोई इकोनॉमी गुजरती है, तो वहाँ की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो इस वजह से हमको इक्विटी मार्केट्स पे जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आता है फ्रॉम द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर परस्पेक्टिव। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल से 3 साल दूर हैं, तो आपको आज उसके लिए इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस से मेरा मतलब है कि आपको एफडी या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बी देयर। हो सकता है जब 3 साल बाद आप निकलना चाहें, या 2 साल पहले आप, जैसे मैंने बोला 1 साल, तो मान लीजिए 2 साल बाद मार्केट आज वीक है, देन जस्ट एक्सटेंड योर investment horizon by a year. We have seen historically that 3 year, 5 year rolling returns in India are fairly rewarding. तो 1 साल का है, yes, बट अगर 3 से 5 साल बचे हैं आपके और आपका गोल ऑलरेडी हिट हो गया है, देन प्लीज होल्ड ऑन टू इक्विटी। और these goals are dynamic, Namrata ji. So you will find that you started with child education, but then you have something else, which keep adding to your financial goals. सो जस्ट क्विकली टू समराइज कैन आई से कि अगर मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बचा रही हूँ जी, एंड मेरा बच्चा आज कॉलेज में एडमिशन हो चुका है एंड आई हैव टू पे द फीस, yes. और मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं उस गोल को एक्सटेंड करूं कि मैं अपने बच्चे को बोलूं 1 साल बाद जाओ, So सो please देन redeem. एटलीस्ट 1 साल पहले आई You can शुड हैव redeem. मूव टू Yes, फिक्स्ड इनकम। absolutely. Perfect, 3 साल perfect. पहले मे बी नॉट, लेकिन Yeah, 1 साल पहले आई शुड हैव। ओके। करेक्ट। हो सकता है आपने एक फॉरेन विजिट का प्लान बनाया हो, या आप विजिट अपना 1 साल से पुश कर सकते हैं। या बट यस, नॉट ऑल फाइनेंशियल गोल्स विल गोल्स कम आर विथ फ्लेक्सिबल टाइम। तो एग्जैक्टली। जहाँ पे आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, सो इक्विटी मार्केट्स में थैंकफुली जो कंपाउंडिंग है वो आपको रिकवर करने का मौका देती है, जस्ट इन केस टुडे द मार्केट इज नॉट कंड्यूसिव, तो वो आपको फिर मौका देगी। दैट्स द होल आइडिया। वंडरफुल। ओके। स्वामी जी, अब हम थोड़ा आपके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले आप ये बताइए कि आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स का कितना एलोकेशन है, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, ऑल पुट टुगेदर? सो आई हैव अ वेरी सिंपल आंसर नम्रता जी। मेरा जो पैसा है, जो सेविंग्स है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाता है, एंड all that money goes into my own company's mutual funds. हम्म। So because I have a huge confidence on the process जो हम follow कर रहे हैं, Sure. and ये process मेरे पर्सनल स्टाइल से भी मैच करता है, हम्म। तो आई नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स। एंड इक्विटी इसलिए क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई अंडरस्टैंड, एंड जो फिक्स इनकम वाला कंपोनेंट है, वो तो हमारी सेविंग्स ऑलरेडी कहीं ना कुछ हमारे पास रहती हैं। रहती बट है। जो इंक्रीमेंटल सेविंग्स आती हैं, वो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ करता हूँ, और उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का समावेश रहता है, सो दैट आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन ओनली वन बकेट। जो मैंने आपको शुरू में बताया, उसको मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ कि लार्ज, मिड, स्मॉल सब में मेरा निवेश जाता है। एलोकेशन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो मेरा, क्योंकि मेरी रिस्क प्रोफाइल अलग होगी। तो जैसा मैंने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ शुड नॉट इन्फ्लुएंस अदर्स, बट दिस इज व्हाट आई डू। ओके। स्वामी जी, आपकी ऐसी क्या लर्निंग्स रही हैं पिछले व्हाटएवर मे बी 1 or 2 decades ऑफ इन्वेस्टिंग, यस, कि जो आप चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ, सम मिस्टेक्स जो शायद हमें अवॉइड करनी चाहिए? जरूर, जरूर। सो आई थिंक couple of them, and one is, see, when you come to investments, so I think equity जैसा powerful एसेट क्लास मेरी नज़र में और कोई नहीं है। ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है,
क्योंकि आज मैंने जब ये निश्चय किया कि मेरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएगा, नॉट थ्रू डायरेक्ट इक्विटी, ये सब मेरी खुद की लर्निंग्स हैं। एंड यही, और लर्निंग्स इंसान की उसकी मिस्टेक से ही आती हैं। हम लोग कॉलेज में कुछ पढ़ते हैं किताबों में, और फिर हम जब प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जब हम लोगों को चोट लगती है या ठोकर खाते हैं, दोज आर द लर्निंग्स विच स्टे विद अस फॉर फार लॉन्गर। तो हमने यही सीखा कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज अ मच सुपीरियर एसेट क्लास फॉर इन्वेस्टमेंट. Mutual fund route is a much better route because then I can focus on my work. Coincidentally, my work is the same, but suppose I was in another industry, suppose I was a scientist. अब मैं अपनी साइंस की रिसर्च पे फोकस ना करके 9 बजे से 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट पे फोकस करूंगा, तो वो सही बात नहीं है. नाउ for a for a structured approach, I have given it to a mutual fund, and there the people are managing it. The other mistake which I have seen a lot of people make is that they are invested in equity, but वो under invested हैं. जहां उनको 100 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए थे, उन्होंने डर की वजह से 10 करे हैं. और वो डर इसलिए है क्योंकि पास में उन्होंने वोलेटिलिटी देखी होगी, हो सकता है उनके नेबर का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो. बट अगर हम ये बात समझ जाएं कि इक्विटी में जो रिटर्न है वो अंडरलाइंग कंपनी की ग्रोथ से आ रहे हैं, तो हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा. क्योंकि एक चीज तो निश्चय है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि सैलरी जो होती है एक आदमी की, आदमी कभी भी रईस नहीं बनता है विद अ सैलरी. रईस आदमी तभी बनता है जब वो किसी बिजनेस में होता है. एंड ओनिंग इक्विटी शेयर्स इज द इजीएस्ट वे टू ओन अ बिजनेस. जब हमको ये रियलाइजेशन आ जाता है, तब हम उस बिजनेस को भी थोड़ा अच्छे तरीके से चूज करते हैं कि भाई हम एक अच्छी कंपनी के मालिक हैं. आप किसी खराब कंपनी के मालिक तो नहीं बनना चाहेंगे. तो हमारी जो लर्निंग्स यही है कि आप इक्विटी में जब इन्वेस्ट करें, अच्छे से निवेश करें, अच्छी कंपनियां चूज करें, तभी आप लंबे समय के लिए रहेंगे. क्योंकि थर्ड मिस्टेक विच पीपल मेक इज कि मैं आज नहीं कल करूंगा. क्यों? क्योंकि कल मार्केट करेक्ट होगा तब मुझे नीचे मिलेगा. और हम इसी फिराक में रह जाते हैं और मार्केट नीचे कई बार नहीं आता. जैसे पिछले आप 1.5-2 साल से देखिए, बहुत सारे लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं एंड वो बाहर ही रह गए हैं मार्केट के. इनफैक्ट अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम अभी बीच में ट्रैवल कर रहे थे, कुछ छोटे शहरों में गए थे, तो वहां के लोग हमसे यही कह रहे थे कि सर सेंसेक्स जो है वो 60,000 का 70,000 हो गया, क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो हमने कहा आप ये 60 से 70 क्यों देख रहे हैं? सेंसेक्स की कंपनीज का क्या प्रॉफिट था जब वो 60,000 पे था, और आज 70,000 पे क्या प्रॉफिट है, आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि वो कंपनीज ग्रो कर रही हैं, इसलिए उनके प्राइस जो है वो बढ़ते रहेंगे. और जब ये हमें समझ हो जाएगी कि भाई हम कंपनी में निवेश कर रहे हैं, हम उस कंपनी के मालिक हैं, तब हम इस इन्वेस्टमेंट को ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं. एंड देयरफॉर हमारा इक्विटी एलोकेशन भी बढ़ सकता है. क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो 100 रुपए को भी 200 करता है, और वो 100 करोड़ को भी 200 करोड़ करता है, क्योंकि वो डबल कर रहा है. उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपने कितना लगाया. मगर अगर आपने बड़ा पैसा इनिशियल स्टेजेस पे नहीं लगाया, तो जब वो डबल या ट्रिपल जो भी होता है, वो आपके किसी और काम का नहीं रह जाएगा. इट विल बी अगेन अ स्मॉल सम ऑफ मनी. सो आई थिंक ये 2-3 मिस्टेक्स मतलब करियर में जनरली हम लोग कर देते हैं. हम ये ना करें, देन आई थिंक वी कैन बिकम मच बेटर इन्वेस्टर्स. ओके, श्योर. ओके अमित जी, आपके लिए आखिरी सवाल बिफोर वी एंड द शो, श्योर. एंड दैट इज कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, जी. उनके लिए कोई टिप्स हैं जो आप उनको बोलना चाहेंगे कि ये टिप्स फॉलो करिए एंड यू विल बी फाइन? और कोई बुक रिकमेंडेशंस, जो ऐसी कोई भी बुक्स जो आप पढ़ते हैं जो आपको अच्छी लगी हैं, प्लीज हेल्प अस जी. विद दोस एज वेल. जी. सो निवेशकों के लिए, व्यूअर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप समझें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए समझें. ये समझें कि आपने उन कंपनियों में निवेश किया है, तो जैसे जैसे वो कंपनियां बढ़ेंगी, आपका पैसा बढ़ेगा. कोई कंपनी रातों रात डबल नहीं होती है, तो इसलिए शेयर मार्केट भी रातों रात डबल नहीं होता है. मगर अगर आप उसको 5 साल 6 साल का समय देते हैं, तो इंडिया का जीडीपी चूंकि 11-12% से ग्रो कर रहा है,
ये कंपनियां 13-14% से ग्रो होती हैं, इसलिए ऑन एन एवरेज हर 4 से 5 साल में जो होता है आपका पैसा डबल हो जाता है। दैट इज अ वेरी रफ वे ऑफ लुकिंग एट इट। एंड इसी सिंपल नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बेटर इन्वेस्टर्स बनते हैं। और Sure. आपका एक क्वेश्चन था ऑन बुक्स। सो यस, मैंने हाल ही में एक दो बुक्स जो देखी हैं हम रिकमेंड करना चाहेंगे। एक तो है थोड़ा मार्केट से अलग है और वो है डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस। ये एक है जो हमें बताती है कि हम अपने रोज दिनचर्या में से नॉइज कैसे कम करें। इट कैन बी गुड अगर आपके इन्वेस्टर्स पढ़ना चाहें। इंग्लिश में है वो बुक, बट बड़ी अच्छी है। और एक बुक हम आपको बोलना चाहेंगे जो हम इंडस्ट्री में हमारी लिखी गई है, विच इज़ द म्यूचुअल फंड एडवांटेज। ये कैफे म्यूचुअल ने किया है, बट और बहुत अच्छे सिंपल तरीके से इन्वेस्टर्स को इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली if we have to become better investors, then there are certain cardinal principles which we should follow. वो हमारे आपके साथ शेयर किया हुआ है। Sure. थैंक यू सो मच अमित जी। आई एम श्योर हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया, एंड आई जी, थिंक इट वाज अ वेरी वेरी फुलफिलिंग डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड एब्सोल्युटली प्लेजर। आई डू होप कि हमारे व्यूअर्स को ये एपिसोड बहुत बहुत अच्छा लगा हो। सो वी होप टू गेट यू बैक, बट थैंक यू सो मच। Absolutely a pleasure, Namrata. Thank you so much for hosting us. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Amit. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करी, एंड द फैक्ट कि 30 महीनों में पहली बार हमने स्मॉल कैप फंड्स में आउटफ्लोज देखे हैं। तो ऐसे टाइम में हम स्मॉल कैप फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर अमित सेज कि एक इन्वेस्टर अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी को स्टडी कर रहा है तो सबसे पहले तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है, इज इट फास्ट इनफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही ऑल्सो सेज कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो शायद यूनिक बिजनेसेस भी हो सकते हैं जो ऐसे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो लार्ज कैप स्पेस में अवेलेबल नहीं है। तो ही सेज एक इन्वेस्टर को स्मॉल कैप फंड्स में अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने थोड़ा लार्ज कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में बात करी, एंड मिस्टर अमित सेज की जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो मार्केट साइकिल्स को बहुत आसानी से नेगोशिएट कर लेती हैं। सो ही ऑल्सो सेज की लार्ज कैप कंपनीज जो हैं हमारे पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैश से बचाती हैं, और इसीलिए लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना इज अ मस्ट हैव इन एवरी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तो ही सेज कि एक इन्वेस्टर के इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में 50 से 60% तक लार्ज कैप फंड्स में एलोकेशन हो सकता है। फिर हमने मिस्टर अमित से पूछा कि इन्वेस्को एएमसी अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को कैसे पिक करती है। तो मिस्टर अमित सेज कि इन्वेस्को एएमसी ऐसे स्टॉक्स को पिक करती है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है कंपनीज एंड जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो बेसिकली ऐसी कंपनीज जिन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। He also says that they believe in concentrated portfolio which is not very big and they follow growth and value style of investing. फिर हमने थोड़ा फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड द फैक्ट कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं क्या वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रिस्क रिटर्न को बैलेंस कर सकते हैं। तो मिस्टर अमित सेज कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो एक फंड मैनेजर को फ्रीडम देते हैं टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स अक्रॉस मार्केट कैप्स। लेकिन देखा जाए कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, और इसीलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स भी प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ दें। इन्वेस्को एएमसी भी जो इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें करीब 60% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में देती है। फिर हमने मिस्टर अमित के साथ थोड़ा वैल्यू फंड्स के बारे में डिस्कस किया है। मिस्टर अमित सेज की जो स्टॉक मार्केट होती है वो एक पेंडुलम की जैसे होती है जो ग्रोथ और वैल्यू के बीच में स्विंग करती रहती है। तो जो वैल्यू फंड्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा एलोकेशन वैल्यू फंड्स में कर सकते हैं, एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज फंड्स फिर वो जो है अपना एलोकेशन वैल्यू फंड्स में बढ़ा भी सकते हैं। फिर हमने मिस्टर अमित से डिस्कस किया कि एसआईपी का जो आखिरी फेस होता है वो कितना ज़रूरी होता है फ्रॉम अ रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्टली मिस्टर अमित सेज कि जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं, दे कीप चेंजिंग ओवर टाइम। तो अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आपने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया है और वो फाइनेंशियल गोल 2025 में अचीव हो रहा है, लेकिन 2024 में ही जो पैसा उस फाइनेंशियल गोल के लिए चाहिए वो अक्यूमुलेट हो गया है, तो वो सारा पैसा जो है आप एक फिक्स्ड इनकम या फिर आर्बिट्रेज फंड में शिफ्ट कर सकते हैं।
क्योंकि सिर्फ एक साल में भी अगर इक्विटी मार्केट्स वॉलेटाइल हो गई तो आप काफ़ी पैसा लूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आपको लॉसेस हो गए हैं, सो इट्स बेटर कि आप पैसा रिडीम ना करें बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा दें, क्योंकि डेफिनेटली हर इन्वेस्टर के ऐसे फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं और वैसे गोल्स को अचीव करने के लिए यू कैन यूज दीज इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमने मिस्टर अमित से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम स्टॉक मार्केट, एंड मिस्टर अमित सेज कि आपको डेफिनेटली मेनली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है और आपकी रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि इक्विटी एक सुपीरियर एसेट क्लास है विच कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। तो इसीलिए कभी भी इक्विटीज में अंडर इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबसे आसान तरीका होता है टू ओन अ बिजनेस। तो ही ऑल्सो सेज कि अभी अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, मार्केट लेवल्स को मत देखिए, बस अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करिए, उनमें इन्वेस्ट करिए एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। ही ऑल्सो सेज कि एक सब्सटैंशियल या ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करिए इक्विटीज में, नहीं तो आपको मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे फ्रॉम योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। So that was about it in this particular episode. I do hope you guys enjoyed the video and you had some amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.